गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एडयू क्लास हमारी चल रही है जिसमें आज अपने को देखना है स्व सहायता समूह के बारे में। तो अपन चर्चा कर लिए थे। दो प्रकार के स्व सहायता समूह के बारे में हमने चर्चा किया था। एक वह समूह होता था जिसमें सदस्यों की संख्या 10 से 20 होती थी और एक वह समूह होता था जिसमें सदस्यों की संख्या 10 से 20 से ज्यादा होती थी। लास्ट क्लास में हमने जितना कुछ भी देखा वो सदस्यों की संख्या उस समूह में जिसमें सदस्यों की संख्या 10 से 20 से ज्यादा होती है उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उनके लिए कौन कौन सा नियम था, उनके लिए नियम धर्म बनाने का काम कौन करता है, किसके निष्कर्ष पर कौन निर्धारित करता है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखा था। अगर समूह को क्या करना है, पूरी तरीके से खत्म करना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे एक समूह से दूसरे समूह को चीजें संपत्ति ट्रांसफर की जाती है, किसकी मौजूदगी में की जाती है, ये सारा कुछ हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। तो अगर कोई भी बच्चा पहली बार मेरी क्लास देख रहा है तो पहले की क्लासें भी आप जाकर के देख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसकी 3-4 क्लासें हो चुकी है। क्लियर। आज अपन हम जिस समूह के बारे में चर्चा करेंगे वह स्व सहायता समूह जिसमें सदस्यों की संख्या 10 से 20 होगी, उसके बारे में स्पेशली चर्चा करेंगे क्योंकि कल की क्लास में हमने जो चर्चा किया था उसमें सदस्यों की संख्या 10 से या 20 से ज्यादा होने वाले सदस्यों की संख्या थी, मतलब 20 से ज्यादा जिनमें सदस्यों की संख्या होती है उन समूह के बारे में। आज स्पेशली ये किसके लिए है, वह सहायता समूह जिसमें सदस्यों की संख्या 10 से 20 तक होती है। देखेंगे ऐसे समूह का निर्माण कौन सी योजना के तहत किया जाता है। कैसे समूह का, ऐसा समूह जिसमें सदस्यों की संख्या 10 से 20 होती है, उस समूह का जो निर्माण है वो किस योजना के तहत किया जाता है। तो वह समूह का निर्माण स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत होता है। इस समूह का निर्माण किया जाता है किसके तहत, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत किया जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या 10 से 20 होनी चाहिए। यदि यह समूह ऐसे क्षेत्र में बन रहा है जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है या दुर्गम क्षेत्र है, विकलांगों द्वारा ये समूह प्रारंभ किया जा रहा है तो या फिर लघु सिंचाई परियोजना द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है, तो इन परिस्थिति में समूह सदस्यों की जो संख्या है वो 5 से 20 तक भी हो सकती है। मतलब समझ आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी वाला इलाका है, जंगल वाला इलाका है, या उनमें जो सदस्य है वो विकलांग लोग अपना एक ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो लोग कहाँ से 10 से 20 सदस्य लाएंगे। तो कम से कम 5 सदस्य भी मिल करके इस समूह को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में भले उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ती रहे तो बढ़ती रहे, कम से कम 5 सदस्य भी मिलकर के ऐसा समूह ओपन कर सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है या जो लोग विकलांग है, ऐसे क्षेत्र के लिए ये प्रावधान किया गया। बाकी नॉर्मल लोगों को तो 10 से 20 ही चाहिए, कम से कम 10 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20 होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों के लिए या दुर्गम क्षेत्र के लिए ये सदस्य की जो संख्या है वो कम से कम 5 होगी और ज्यादा से ज्यादा 20 होनी चाहिए। जो भी सदस्य इस समूह में सदस्यता ग्रहण करना चाहता है उसको 10 रुपए शुल्क जमा करना पड़ता है। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए आप सदस्यता ग्रहण करना चाह रहे हैं, आपको कितना रुपए जमा करना पड़ेगा, 10 रुपए जमा करना पड़ता है। कितना रुपए, 10 रुपए जमा करना पड़ता है। इस प्रकार के समूह का सदस्य बनने हेतु ज्यादा प्राथमिकता महिलाओं को दिया जा रहा है। अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार देने की कोशिश की जा रही है ताकि जो महिलाएं हैं वो सेल्फ डिपेंड बन सके। इसी वजह से ज्यादा सदस्यता किसको दी जा रही है, महिलाओं को इसमें दी जा रही है। ऊपर वाला लाइन याद करेंगे स्पेशली, अगर किसी भी समूह का आप सदस्य बनना चाह रहे हैं तो आपको कितना रुपए जमा करना पड़ेगा, 10 रुपए सबसे पहले जमा करना पड़ेगा। कोई भी क्षेत्र दुर्गम है या नहीं, इसकी पहचान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना समिति इसकी पहचान करती है। इस समिति का गठन राज्य स्तर पर किया जाता है। 2 पॉइंट था। एक पॉइंट हमने ये बताया कि जो दुर्गम क्षेत्र है वहां सदस्यों की संख्या आपकी कम से कम 5 हो सकती है। तो ये दुर्गम क्षेत्र ये डिसाइड कौन करेगा, तो कोई भी क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है यह डिसाइड आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति द्वारा इसकी पहचान की जाती है कि यह क्षेत्र दुर्गम है तो हाँ यहाँ कम से कम 5 सदस्यों को अपन ले सकते हैं। और इस समिति का जो गठन है, किस समिति के गठन की बात हो रही है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, यह जो समिति है इसका गठन स्टेट लेवल पर होता है।
राज्य स्तर पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? राज्य स्तर पर किया जाता है। सदस्य बनने की शर्तें देख लेते हैं कि इसमें सदस्यता अगर ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से कंडीशंस फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले तो इस समूह के जितने भी सदस्य रखे जाएंगे उनमें लगभग सभी सदस्य गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए, बीपीएल कार्ड वाले होने चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे जितने सदस्य रहेंगे, जिनके पास खाने पीने का पैसा नहीं होता है, ऐसे सदस्य को ही इस समूह का सदस्य बनाया जाता है। क्योंकि इसका रीजन तो मैंने पहले ही बताया ना, ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार योजना समिति चालू करने का क्या था, इंटेंशन ही यही था कि गरीब से गरीब जो लोग हैं उनको किसी न किसी प्रकार से रोजगार प्रोवाइड किया जा सके। इसी वजह से इसमें जितने भी सदस्य होंगे उनको गरीबी रेखा के नीचे वाला होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए एक समूह ऐसा बनाया, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक समूह ये लोग सारे सारे मिलकर के बना रहे हैं, उसमें सदस्यों की संख्या मान लो 20 है, 20 सदस्य, 20 ज्यादा हो जाएगा ना, 15 ही ले लेते हैं, 15 सदस्यों की संख्या है, ठीक है। अब ये जो 15 सदस्य है तो उनमें 15 के 15 सदस्य एकदम ही ज्यादा गरीब है, एकदम ही गरीब, इतने गरीब कि वो अपना खुद का पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो खुद का अपना पैसा ही नहीं जमा कर पाएंगे तो फिर स्व सहायता समूह बनेगी कैसे? शुरुआत में तो सबको कुछ ना कुछ पैसा जमा करना ही पड़ता है ना, और कोई है नहीं ना, चाह रहा ऑप्शन ही नहीं है, शुरुआत में कुछ ना कुछ पैसा जमा करना ही पड़ता है। तो मान लो सभी के सभी बीपीएल कार्ड के नीचे वाले एकदम ज्यादा गरीब है, अपना पैसा जमा नहीं कर पा रहे, तो स्व सहायता समूह भी ओपन करना है, लेकिन बिना पैसा जमा किए स्व सहायता समूह ओपन कैसे होगा? तब इस कंडीशन में क्या किया गया, इनको 20% की छूट दी गई। 20% की छूट दी गई मतलब वे 20% ऐसे सदस्यों को शामिल कर सकते हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर। अभी क्या होगा कि पूरे पैसा ये जमा कर देंगे क्योंकि इनकी स्थिति अच्छी रहती है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि गरीबी रेखा स्व सहायता समूह में 80% सदस्य आपके गरीबी रेखा के नीचे होने चाहिए और 20% जो सदस्य हैं अगर आप चाहे तो गरीबी रेखा के ऊपर वाले को रख सकते हैं। क्यों किया गया समझ आया? क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे वाले हमेशा क्या होता था, दिक्कत होता था, उनके पास पैसा है नहीं है, क्या कर सकते हैं। और कभी कभी तो इतना भी पैसा नहीं होता कि अपना पेनल्टी ही जमा कर सके। तो इसी वजह से इनको इतनी छूट दी गई कि आप 80% सदस्य जो है गरीबी रेखा के रहिए, नीचे वाले रहिए, लेकिन 20% सदस्य को अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, गरीबी रेखा के ऊपर वाले को इसमें शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार इस समूह के 80% सदस्य गरीबी रेखा के नीचे होने चाहिए, 20% सदस्य गरीबी रेखा के ऊपर। पर ये तभी होगा जब समूह के सदस्यों के पास स्व सहायता समूह खोलने का पैसा न हो, ठीक है। गरीबी रेखा के नीचे व ऊपर दोनों प्रकार के सदस्य साथ में ही रहते हो। अब देखो मान लो तुमने क्या किया कि 20% ऐसे सदस्य को चूज किया जो आपकी गरीबी रेखा के ऊपर वाला हो, लेकिन ये सदस्य ऐसा नहीं है ना कि आप बिलासपुर में यह समूह खोल रहे हैं और जो अमीर वाला व्यक्ति है, मतलब जो गरीब रेखा के ऊपर वाला व्यक्ति है, वो कहाँ रह रहा है, आपका भोपाल में रह रहा है, और वहीं से आप उसके नाम से उसको ऐड कर दिया सदस्यता में। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल आसपास में रहते हो, गरीबी रेखा वाला जो सदस्य है नीचे का वो भी वहीं पर रहता हो और उसके ऊपर वाला सदस्य भी वहीं पर रहता हो। कहने का मतलब है एक ही गांव के व्यक्ति होने चाहिए, दोनों ही टाइप के व्यक्ति, आपके गरीबी रेखा के नीचे वाला व्यक्ति और गरीबी रेखा का ऊपर वाला व्यक्ति, दोनों ही एक ही गांव के रहने वाले होना चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग शहर में आप लोग रह रहे हैं और एक गांव में समूह बन रही है जिसमें आपने अपना नाम डलवा दिया, ऐसा नहीं, एक ही गांव के होना चाहिए। भले ही गरीबी रेखा के ऊपर वाला 20% लोगों को आप जोड़िए, लेकिन वो उसी गांव में रहने वाला होना चाहिए, उसी व्यक्ति लोगों के साथ में मिलजुल कर रहने वाले इंसान होना चाहिए। ये कंडीशन अप्लाई किया गया है यहाँ पर, जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। स्व सहायता समूह में एक ही परिवार के 2 सदस्य नहीं हो सकते, पेन डाउन करेंगे। स्व सहायता समूह में एक ही परिवार के 2 सदस्य नहीं हो सकते। स्व सहायता समूह में एक ही परिवार के 2 सदस्यों को नहीं रख सकते। अब देखो ये जो समूह ये महिलाओं के लिए बनाया जा रहा है, मैंने आप लोगों को बताया, तो अब ऐसा नहीं है ना कि सास बोल रही चल बहू तू भी इसमें शामिल हो जा, दोनों को दोनों काम करेंगे, ये वाला चीज नहीं है, ठीक है ना, कि एक परिवार की 21 जाने हो सकते हैं भाई, चाहे तो जेंट्स हो, चाहे महिला हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो भी स्व सहायता समूह बनाया जाएगा उनकी अपनी आचार संहिता होगी। अपनी आचार संहिता होगी मतलब अपने नियम कानून होंगे। आचार संहिता मतलब क्या होता है? आचार संहिता मतलब नियम कानून होता है। तो जो भी सहायता समूह बनाया जाएगा उनका अपना कानून होगा कि उनको किस किस नियम का पालन करना है। जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, 20 से अधिक सदस्यों के लिए नियम कानून कौन बनाएगा? और कोई?
हाँ, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि कौन कौन से नियम पर काम करेंगे। प्रबंध कारिणी समिति जो है वो भी इसी वजह से बनाई जाएगी, क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ सोसाइटी उन्होंने डिसाइड किया था। मतलब मेन नियम बनाने का काम कौन कर रही है आपकी? छत्तीसगढ़ फर्म्स एंड सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, ठीक है। इसके तहत ही 20 से अधिक सदस्यों के लिए नियम बनने का काम किया जाएगा। और इसमें क्या है, वह समूह जिसमें सदस्यों की संख्या 20 से कम है या केवल 20 तक है, उनके लिए कोई अलग व्यक्ति नहीं आएगा नियम बनाने के लिए। ये समूह स्वयं अपना नियम बनाती है कि हमको कौन कौन सा नियम फॉलो करना है और हमको कौन कौन सा नियम मान करके चलना है। प्रबंध कारिणी समिति नहीं बनाएगी भाई, ठीक है। छत्तीसगढ़ फर्म्स एंड सोसाइटी अधिकरण अधिनियम के द्वारा ये बनाया जाएगा। चलिए, यह समूह अपनी आचार संहिता स्वयं बनाएगी। आचार संहिता को समूह प्रबंधन मानक के नाम से जाना जाता है। पेन डाउन करेंगे। यह समूह अपनी आचार संहिता स्वयं बनाएगी और इस समूह के लिए आचार संहिता समूह को प्रबंधन मानक समूह के नाम से जाना जाता है। मतलब जो नियम धर्म कानून बनाने वाली समिति बनाई जा रही है, इसमें उसको क्या नाम दिया जा रहा है? समूह प्रबंधन मानक। क्या नाम? समूह प्रबंधन मानक नाम दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इस समूह द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वह बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। सभी लोगों को अपने विचार रखने की आजादी होगी। अब देखो, ये अपने नियम धर्म खुद बना रहे हैं, तो यहाँ कोई भी डिसीजन लिया जाना है तो कोई भी डिसीजन कैसे लेंगे? तो किसी भी प्रकार का डिसीजन ये लेने के लिए बहुमत का प्रयोग करते हैं, वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। जब भी समूह की साधारण सभा बुलाया जाएगा तो इनका कोरम 50% होना चाहिए। इस समूह में जब भी आपका साधारण सभा बुलाया जाएगा तो कोरम की पूर्ति कितनी होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए। साधारण सभा में कितना चाहिए सदस्यों की संख्या? 50% होना चाहिए। यदि स्व सहायता समूह मिक्स वाला है, मिक्स वाला मतलब महिला और पुरुष दोनों वाला है, अर्थात इसमें महिला और पुरुष दोनों है, तो जरूरी है कि कोरम में 50% महिला भी होनी चाहिए। 50% महिला होनी चाहिए मतलब देखो, कोरम की पूर्ति 50% होना चाहिए, तो उस 50% में से आधे लोग महिला उपस्थित होना चाहिए। आया समझ में? तो 50% महिला भी उस कोरम में उपस्थित होना चाहिए। सभी सदस्य आपस में पैसा लगाकर इस समूह को बनाएंगे, फिर व्यवसाय करेंगे। जो भी इनका इनकम होगा उसको सभी सदस्य आपस में बांट लेंगे। तो सभी सदस्य अपना अपना कुछ पैसा बचाने की कोशिश तो करेंगे ही। तो सभी सदस्यों को बचत को जोड़कर एक समूह निधि बनाई जाएगी और यह समूह निधि बैंकों में जमा होगी या फिर डाकघर में जमा किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यह स्व सहायता समूह बनाया क्यों जा रहा है? यह स्व सहायता समूह इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि लोगों के पास कुछ पैसा आ सके, कुछ बचत हो सके, उनकी जरूरतें पूरा हो सके। तो मान लो सभी सदस्यों ने मिलकर के एक बिजनेस चालू किया, उस बिजनेस को करने के बाद उनको प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ, तो उस इनकम को सभी सदस्य आपस में बांटेंगे। सभी को अपना अपना हिस्सा दे दिया गया। अब वो सदस्य अपना डिसाइड करेगा कि इसमें से कितना पैसा मुझे खर्चा करना है और कितना पैसा मुझे बचा करके जमा रखना है। तो जितना भी पैसा उसको बचत करना है, तो उसको ये लोग क्या करते हैं, सभी समूह के सदस्य जितना अपने में से कुछ कुछ पैसा जो है बचत की राशि को निकालेंगे और एक समूह निधि बनाएंगे। उसी समूह निधि में सभी लोग अपने बचत के पैसा को डालते हैं। मतलब एक बैंक की जरूरत नहीं है आपको वहां जाकर जमा करने के लिए। सबसे पहले आपको अपनी समूह निधि में जमा करना पड़ेगा जितना बचत का पैसा रहेगा। तो इस प्रकार से लोग समूह निधि का निर्माण करते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि समूह के मान लीजिए कोई सदस्य जिसको कभी पैसा की जरूरत पड़ गई, तो उनको बैंक में जाकर कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने इस समूह निधि से ही पैसा ले सकते हैं। और लेकिन समूह निधि से पैसा लेंगे पर उनको भी ब्याज पर मिलेगा। आया समझ में? समूह निधि भी ब्याज देने का काम करती है। मतलब ओवरऑल ये है कि जिनके पास पैसा नहीं उनको कैसे भी करके पैसा मिल सके, जरूरत पड़ने पर उनको हम कर्जा भी दे सके, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। आया समझ में? तो समूह निधि क्या होता है, समझ आया? सभी लोग अपने इनकम में से कुछ कुछ पैसे बचा करके एक जगह पर जमा करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? समूह निधि कहा जाता है। सदस्यों की बचत को जोड़कर एक समूह निधि बनाई जाएगी और उस समूह निधि को जितना भी आप सबने अपना अपना बचत का पैसा जमा किया, उस पैसे को क्या किया जाता है, समूह निधि बनने के बाद उसको ले जाकर आपके बैंक में जमा कर दिया जाता है। बैंक में नहीं जमा करेंगे तो फिर आपको डाकघर में जमा कर दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखिए। अब ये समूह निधि आखिर बनाया क्यों जाता है? मैंने बताया ना, कर्जा देने के लिए बनाया जाता है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। समूह में से किसी भी सदस्य की स्थिति ऐसी हो गई कि उसको कर्ज लेने की जरूरत पड़ी, तो इस समूह निधि से उस व्यक्ति को कर्ज दे दिया जाता है और उससे कितना ब्याज देना है वो भी समूह ही डिसाइड करती है। जिसको भी पैसे की जरूरत पड़े उसको पैसा उपलब्ध कराने के लिए ही समूह निधि बनाया जाता है। समझ आया?
मान लो वह सदस्य कर्ज वापस नहीं कर पाया, अब वो अपने समूह निधि से कर्जा तो ले लिया, मुझे जरूरत है बोल करके, अब वो कर्जा को वापस नहीं कर पा रहा है, तब क्या होगा? तो उस कंडीशन में किसी भी प्रकार से उससे पैसे वापस लेना है, यह भी समूह ही डिसाइड करेगी बहुमत के द्वारा। मतलब कोई व्यक्ति अब पैसा वापस कर ही नहीं रहा है, कर्जा ले लिया लेकिन पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो उसे किस प्रकार से पैसा वापस लेना है, सबसे पहले तो बहुमत के द्वारा डिसाइड होगा कि हम ऐसा ऐसा करते हैं जिससे कि उसको पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है, जो भी कर्ज दिया जाएगा उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है? सचिव करता है। किसने कितना पैसा लिया, किसने कितना पैसा दिया, ये सब ब्यौरा तो लिखना पड़ता है ना, तो ये सब काम कौन करता है? आपका सचिव करता है। समूह बनने के 3-6 महीने के भीतर ही समूह बैंक का खाता बन जाना चाहिए। आपका जैसे ही स्व सहायता समूह बना, स्व सहायता समूह बनने के 3 से 6 महीने के भीतर ही आपका समूह बैंक का खाता बन जाना चाहिए, तभी समूह निधि खाते में जमा की जाएगी। समझ आया? आपका समूह बैंक में खुलना क्यों जरूरी है? इसी वजह से आपका, क्योंकि 3-6 महीने के बाद ही सबसे पहले तो आपका बैंक में एक खाता खुलेगा, उसी बैंक में जो आपने खाता खुला है उसी में तो आप सभी समूह निधि को जमा करोगे ना ले जा करके। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि समूह बनने के कितने समय बाद आपको बैंक में खाता जरूरी हो जाता है। तो समूह बनने के 3 से 6 महीने के बाद आपका खाता यहाँ पे जमा हो जाना चाहिए, मतलब आपका खाता खुल जाना चाहिए, ताकि आप बाद में समूह निधि को उस खाते में ले जाकर के जमा करवा सके। गठन के समय स्व सहायता समूह का नामकरण किया जाता है, अगर उस समय नहीं किया गया तो कुछ समय बाद उसको कर लिया जाता है। ठीक है, आया यहां तक समझ में? गठन के समय स्व सहायता समूह का नामकरण किया जाता है। जिस टाइम पर आपने स्व सहायता समूह बनाया उसको आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं, यह नाम देना आपको जरूरी हो जाता है, क्योंकि नाम रहता है, क्योंकि एक ही तो आप इसका स्व सहायता समूह नहीं चल रहा है ना, बहुत सारे स्व सहायता समूह चलाए जाते हैं। अब सभी को स्व सहायता समूह इसका वाला, स्व सहायता समूह उसका वाला, स्व सहायता समूह इसका वाला, ऐसे बोलेंगे तो थोड़ी बनेगा। तो आपने मान लीजिए अपना अपना नाम दे दिया, जैसे आपने अपने स्व सहायता समूह को नेहरू नाम दे दिया, किसी ने तिलक नाम दे दिया, किसी ने और कुछ, तो ये बोलने में आसानी हो जाती है, काम बहुत आसानी से हो जाता है। इसीलिए स्व सहायता समूह बनने के बाद उसी टाइम पर आपको गठन करना जरूरी है। गठन के समय आपको नामकरण करना जरूरी है। मान लीजिए आप उस टाइम पर नहीं कर सकते तो 3 से 6 महीने के अंदर आप इसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब जितनी जल्दी हो सके, इसके लिए कोई समय नहीं दिया गया, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको नामकरण करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए आप गठन के समय नहीं कर पाते हैं तो। किसी भी स्व सहायता समूह, अब देखो ये क्या बताया जा रहा है, स्व सहायता समूह का श्रेणीकरण की बात हो रही है। अब ये स्व सहायता समूह का श्रेणीकरण क्या होता है, किसको बोलते हैं श्रेणीकरण, तो समझेंगे। किसी भी स्व सहायता समूह को बने हुए जब 6 माह हो जाता है, कोई भी स्व सहायता समूह है उसको बने हुए जब 6 महीने हो जाता है, तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा, किसके द्वारा? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा उस समूह का निरीक्षण किया जाता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा उस समूह का निरीक्षण किया जाता है कि समूह के सदस्य परिपक्व हुए हैं कि नहीं, समूह से आगे लाभ हो सकता है कि नहीं। यही जानने के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण किसी भी एक निष्पक्ष एजेंसी को ठीका देती है निरीक्षण करने के लिए। अब समझो बताया क्या जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है श्रेणीकरण। श्रेणीकरण कैसे होगा? तो सबसे पहली बात, अगर आपको समूह को बने हुए 6 महीने हो गए तो 6 महीने के बाद क्या किया जाएगा, जो आपका जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है ना, वो क्या करेगी, आपका निरीक्षण करेगी, आपके समूह का निरीक्षण करेगी, समूह के एक एक सदस्य का निरीक्षण करेगी। और ये निरीक्षण करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये निरीक्षण करने की जरूरत इस कारण से पड़ती है क्योंकि वो निरीक्षण करके ये डिसाइड करेंगे कि इस समूह के जितने सदस्य हैं वो पूरी तरीके से परिपक्व हो चुके हैं कि नहीं हो चुके, मतलब ये मैच्योर हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, इस समूह से भविष्य में हमको लाभ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या यह समूह सिर्फ घाटे में जाने वाली है। तो यह सब देखने के लिए क्या किया जाता है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा एक एजेंसी को ठेका दिया जाता है, वो स्वयं नहीं जाती है, ठीक है, निरीक्षण करने के लिए। वो क्या करेगी, किसी भी एक एजेंसी को, जो निरीक्षण एजेंसी होता है उसको ठेका दे देती है, और वह जो एजेंसी होगा ना वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा। निष्पक्ष होगा मतलब उसका स्व सहायता समूह से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा निरीक्षण समिति उन्होंने ठेका दे दिया जो स्व सहायता समूह के किसी भी रिश्तेदार के अंतर्गत आता हो, जैसे स्व सहायता समूह तो 20 सदस्य है ना, 20 सदस्यों में से मान लो किसी एक के सदस्य के कोई रिश्तेदार है जो निरीक्षण करने के लिए आ रहा है, मतलब उस स्व सहायता समूह को अच्छा ही अच्छा बोलेगा, गलत थोड़ी बोलेगा। तो इसी वजह से कोई निष्पक्ष एजेंसी को इसका ठेका दिया जाता है जो अपनी काम बहुत ही ईमानदारी से करे।
और वो जा करके देखें कि उन्होंने सही तरीके से पूरी तरीके से इनकी बुद्धि परिपक्व हो चुकी है नहीं हो चुकी है, या ये समूह अब लाभ कमाने के लायक हुआ है कि नहीं हुआ है। यह एजेंसी प्रत्यक्ष रूप से स्व सहायता समूह के लोगों के पास जाएगी, प्रत्यक्ष रूप से खुद जाएगी ये समिति, ठीक है। और अलग अलग सदस्यों से मिलकर उनकी सोच व राय जानी जाती है कि ये सभी सदस्य एक साथ काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एजेंसी कैसे काम करेगा? एजेंसी जाएगा प्रत्यक्ष रूप से खुद उस समूह के पास, समूह के अलग अलग सदस्य से साथ मिलेगा, उनसे बातचीत करेगा, उनके बातचीत करने के तरीके से वो इस चीज का अंदाजा लगा लेगा कि इनमें सभी सदस्यों की जो राय वो आपस में मिलती है कि नहीं मिलती है, ये सभी सदस्य आपस में मिलकर के काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सही तरीके से काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और इनके द्वारा इस समूह को लाभ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यही सारी निरीक्षण करने के लिए ये एजेंसी को भेजा जाता है। यह सब तब होगा जब स्व सहायता समूह को बने हुए 6 माह हो जाएंगे। सबसे मेन पॉइंट, ठीक है, कि स्व सहायता समूह को बने हुए जब 6 महीना हो जाता है तो किसके द्वारा निरीक्षण करवाया जाता है? जिला ग्रामीण अभिकरण समिति के द्वारा। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण समिति के द्वारा यह निरीक्षण करवाया जाता है। अब किस एजेंसी को देना है, ये किसके ऊपर जिम्मेदारी है? जिला विकास अभिकरण समिति की जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मान लीजिए अब एजेंसी आई निरीक्षण करने के लिए, और मान लो एजेंसी को ऐसा लगता है कि सदस्य अभी भी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है, उनको समय दिया जाएगा काम करने के लिए, तो क्या किया जाएगा? तो उस समय उनको छोड़ नहीं दिया जाएगा, उनको और आगे समय दिया जाएगा, 6 महीने का समय और दिया जाएगा कि काम को और अच्छे से आप सीखिए, और उस काम को अच्छे से सीखकर फिर से आप उस काम को कीजिए। 6 महीने तक का उसको समय दिया जाएगा। 6 महीने बाद फिर से एक निरीक्षण समिति आएगी, एजेंसी आएगी इनका निरीक्षण करने के लिए कि अभी तक इन सदस्यों ने अपना काम सीखा है कि नहीं सीखा है। समझ आया? ये कूट में आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर निरीक्षण समिति ने निरीक्षण किया कि कोई भी स्व सहायता समूह जो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है तो क्या होगा, कूट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, उनको अगला 6 महीने का समय और दिया जाएगा काम को सीखने के लिए। 6 महीने बाद फिर से एक निरीक्षण कमेटी आएगी उनका निरीक्षण करने के लिए। यदि एजेंसी को मान लो ऐसा लगता है कि समूह परिपक्व हो चुके हैं, तब क्या होगा? ये तो परिपक्व नहीं हुई तब की बात है ना कि उनको 6 महीने का समय दिया जाएगा। और मान लो उनको ऐसा लगता है कि हाँ सदस्य सभी आपस में बहुत सही से मिलकर के काम धाम कर रहे हैं, तब क्या होगा? तब ऐसे समूह को श्रेणी 1 में भेज दिया जाता है, श्रेणी 1 में भेज दिया जाता है। कहां भेज दिया जाता है? श्रेणी 1 में भेज दिया जाता है, अर्थात बैंक से जोड़ने का काम करेगा। जैसे ही आप श्रेणी 1 में चले गए, आपका समूह जो है श्रेणी 1 का हिस्सा बन गया, मतलब अब आपको बैंक से जोड़ने का काम किया जा रहा है। कैसे बैंक से जोड़ने का काम किया जा रहा है? तो देखिए श्रेणी 1 में जाने का क्या लाभ है, मतलब श्रेणी 1 में जाने के बाद क्या होगा। तो जैसे ही आप श्रेणी 1 में गए, जब श्रेणी 1 में भेजा जाएगा तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण इस समूह के समूह निधि में जितना भी पैसा है, अगर आप श्रेणी 1 में गए तब की बात है ना, श्रेणी 1 में कैसे पहुंचोगे? जब आप पूरी तरीके से परिपक्व हो चुके हो, ये दिखाओगे किसको? निरीक्षण समिति को, जो कि आई हुई है, जो किसने भेजा है? तब तक टाइम देंगे जब तक आप सुधर ना जाए, जब तक उनको विश्वास नहीं हो जाता कि आप सही तरीके से काम कर सकते हैं, तब तक आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा, जब तक उनको ये ना लगे कि आप सदस्य जो संख्या है, जितने भी सदस्य वो पूरी तरीके से परिपक्व ना हुए हो। लेकिन इसमें क्या है, घाटा समूह का है ना, जब तक आप विश्वास नहीं दिलाएंगे सामने वाले को कि हम अब लायक बन चुके हैं, तब तक आपको श्रेणी 1 से नहीं जोड़ेंगे। श्रेणी 1 से अगर आपको नहीं जोड़ेंगे तो फिर आपको पैसा कर्जा में नहीं मिल सकता, मतलब उसको 1 से 2 बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उन लोग कोशिश करते हैं कि 6 महीना में वो सभी काम सीख जाए ताकि जल्दी से जल्दी उनको श्रेणी 1 में भेज दिया जाए। तो इसीलिए 1 से 2 बार ये जरूरत नहीं पड़ता है उनको समय देने का। एक ही बार में अगर मान लीजिए बहुत ही दिक्कत है तब तो उनको 6 महीने एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, नहीं तो पहली बार में जब वो 6 महीना बाद आते हैं तभी उनको श्रेणी 1 में भेज दिया जाता है, क्योंकि श्रेणी 1 में भेजना मतलब उनको बैंक से जोड़ना, तभी उनको बैंक से कर्जा मिल सकता है, अदरवाइज उनको कर्जा नहीं मिल सकता। कैसा है देखो आगे, श्रेणी 1 में जाने का क्या लाभ है? जब आपको श्रेणी 1 में भेजा जाएगा तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कौन? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण क्या करेगा? तो यह जो स्व सहायता समूह है
उसकी समूह निधि में जितना भी पैसा है, समूह निधि पर मैंने आपको बताया था ना ऊपर, समूह निधि क्या होता है, सभी लोग अपने बचत कर करके पैसा जमा करते हैं। तो यह स्व सहायता समूह की समूह निधि में जितना भी पैसा जमा करते हैं उतना ही पैसा अभिकरण उस समूह को ऋण के रूप में दे सकता है। आए समझ में? जैसे मान लो आपको जब श्रेणी 1 से जोड़ दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, आपको श्रेणी 1 से जोड़ दिया जाएगा, तब आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद जितना भी आपके समूह निधि में पैसा आपने जमा किया, मान लो 5,000 रुपए आपने जमा करके रखा हुआ है, तो उतना ही कर्जा आपको कौन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण उतना ही और पैसा आपको दे सकती है ऋण के रूप में, उतना ही पैसा आपको और दे देगी, किस लिए, कर्जे के रूप में, जिसमें कम से कम 500 व अधिक से अधिक 10,000 तक की राशि समूह को अभिकरण द्वारा दिया जा सकता है, क्योंकि यह गरीबों का समूह है ना भाई, तो जरूरी थोड़ी उसमें 5,000 10,000 रुपए इस बार में जमा कर लिए समूह निधि में, हो सकते हैं लोग कभी 500 रुपए जमा किए, सब लोग अपना 50-50 रुपए बचा करके, हो सकते हैं लोग 1 रुपया बस जमा कर पाए हो, तो जितना भी पैसा आप जमा करो, ठीक है, आपके समूह निधि में जितना भी पैसा जमा रहेगा उतना पैसा आपको कौन देगा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कर्जा के रूप में दे रहे हैं ना, फ्री में नहीं बांट रहे हैं आपको, कर्जा के रूप में देगा। तो कम से कम कितना रुपए दे सकता है, 500 रुपए, और ज्यादा से ज्यादा ये राशि कितनी तक की हो सकती है, 10,000 रुपए की हो सकती है। पेन डाउन करेंगे, स्टार मार्क के साथ होगी, कम से कम 500 रुपए की और अधिक से अधिक 10,000 रुपए का ऋण ये आपको प्रदान कर सकता है, जिसमें कम से कम 500 और अधिकतम से अधिकतम 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। जब समूह श्रेणी 1 में चला जाता है तो बैंकों से भी आप ऋण ले सकते हैं, जब तक आप श्रेणी 1 में आपका समूह नहीं गया है, ठीक है, तब तक आपको बैंक भी ऋण नहीं देगा। आया समझ में? अगर आप समूह 1 में चले जाते हैं तो आपको बैंक से भी ऋण ले सकते हैं, जितना समूह की निधि में पैसा है उसका 4 गुना ऋण बैंक आपको देगा। 2 चीजें मैंने यहाँ पे बताया है आपको, क्या क्या बताया है, एक तो आपको जिला अभिकरण अधिकारी के बारे में बात हुआ है, मतलब जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अधिकारी, ठीक है, इसके बारे में हमने क्या बताया कि अगर आप श्रेणी 1 में चले गए तो आपके समूह निधि में जितना भी पैसा है उतना पैसा ऋण के रूप में आपको जिला अभिकरण देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप श्रेणी 1 में चले गए हैं तो जितना भी पैसा आपके समूह निधि में है उसका 4 गुना ज्यादा पैसा आपको बैंक देता है। कब, जब आप श्रेणी 1 में चले जाते हैं तब। यहाँ तक क्या क्लियर है, दोनों ही पॉइंट समझ आया आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, दोनों ही जगह से ऋण लेने के बदले समूह को एक निश्चित राशि ब्याज के रूप में भी जमा करनी पड़ेगी, भाई ब्याज तो देना पड़ेगा। अब कितना देना पड़ेगा देखते हैं। जैसे समूह ब्याज की राशि जमा करता है, मान लो आपने लोन लिया, ठीक है, चाहे जिला अभिकरण से लिया हो या आपने बैंक से लिया है, ठीक है, 4 गुना ज्यादा पैसा दे रहा है, जितना भी पैसा आपने लिया है उसका एक निश्चित ब्याज आपको बताया गया कि इतना ब्याज जो है आपको क्या किया जाएगा, पड़ेगा। आपने पूरा पैसा लेने के बाद एक फिक्स टाइम, जितना समय आपको दिया गया था उतने समय पर आप उसका लोन वापस कर देते हैं, जो आपने लोन लिया था, जो आपने ऋण लिया था, ब्याज समेत आप पूरा उसको लौटा देते हैं। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जैसे समूह की ब्याज की राशि आप जमा करते हैं फिर से आप दोनों जगह से दोबारा ऋण ले सकते हैं, और इस प्रकार यह चक्र के समान चलते रहता है, इसलिए इसे चक्रीय नीति कहा जाता है। आया समझ में? मतलब बार बार आप वहां से पैसा ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, लेकिन पहली बार जितना पैसा आपने लिया अगर आप उस लोन को जमा कर देते हैं उसके बाद ही आप दोबारा फिर से उतना पैसा वहां से निकाल सकते हैं। ये सभी स्व सहायता समूह स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत चलती है, क्योंकि हम किस समूह के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें सदस्यों की संख्या 20 से कम है या फिर 20 से कम। यदि कोई ऐसा समूह है जो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना बनने के पहले से ही कार्य कर रही है, मान लीजिए ऐसा कोई स्व सहायता समूह बना हुआ है जो कब से बनी हुई है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना बनने से पहले ही बनी हुई है, तब क्या होगा, और वो अब इस समिति का सदस्य बनना चाहता है, इस योजना में शामिल होना चाहता है, हिस्सा बनना चाहता है, तो उसको काम करते हुए 6 महीने का समय लग चुका है तो वो सीधे समूह का हिस्सा बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपका स्वर्ण जयंती रोजगार योजना समिति बनी हुई थी उससे पहले से एक स्व सहायता समूह काम कर रही थी, और उसको काम करते हुए लगभग 6 महीने का समय हो चुका है। 6 महीने काम करने के बाद अब वो इच्छा जता रही है कि मुझे भी इस योजना समिति का हिस्सा बनना है, तो उसको डायरेक्ट ही सदस्य में शामिल कर लिया जाता है। समझ आया? अब उसको कौन कौन से चरण से नहीं गुजरना पड़ेगा कि 6 महीने तक आपको स्व सहायता समूह के सदस्य के रूप में परीक्षा देना पड़ेगा कि आप सच में इस समूह के बनने के लायक हैं कि नहीं। वो 6 महीने वाला जो टाइमिंग हमने पढ़ा था स्टडी 1 में भेजने के लिए, वो सब इनको नहीं करना पड़ेगा।
क्योंकि 6 महीने ऑलरेडी ही इस काम को कर चुके हैं, उसके बाद ही वो इस समूह में भर्ती होने के लिए आए हैं, है ना, इसका हिस्सा बनने के लिए आए हैं, तो उनको फिर से चेक वेक नहीं किया जाएगा, उनको डायरेक्ट श्रेणी 1 में भेज दिया जाएगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है कि आपको कम से कम 6 महीने का समय काम करते हुए होना चाहिए। अगर आप बाहर काम कर रहे हैं तो 6 महीने के समय तक आपने काम किया है, तब आपको स्वर्ण समिति में शामिल किया जाएगा और डायरेक्ट आपको श्रेणी 1 में भेज दिया जाएगा। समझ आया? चलिए, जब समूह को लोन लेने का अधिकार मिल जाता है तब वह श्रेणी 1 में जैसे ही जाता है, मतलब श्रेणी 1 में आप कब गए, श्रेणी 1 में आप जैसे ही जाओगे आपको बैंक से, जिला अभिकरण से लोन लेने का अधिकार मिल जाता है। तो आप लोन कब तक ले सकते हो, जब तक आप श्रेणी 1 में हो। जैसे ही आप लोन को चुकाते हो आप श्रेणी 2 में पहुंच जाते हो। समझ आया? श्रेणी 1 में हो तब तक आप क्या करोगे, सिर्फ लोन लेने का काम करेंगे, और आपने जो लोन लिया है उसको जैसे ही आप चुकाते हैं आपका फिर से प्रमोशन हो जाता है और आप कहाँ चले जाते हैं, श्रेणी 2 में चले जाते हैं। जैसे ही वह श्रेणी 2 में आता है तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण उसको अब 20,000 तक का लोन दे सकता है। श्रेणी 1 में था तब तक कितना, 500 से 10,000 तक का, लेकिन जैसे ही आप श्रेणी 2 में पहुंच गए अब जो जिला अभिकरण है वो आपको 20,000 तक का लोन दे सकता है। श्रेणी 2 में कैसे पहुंचोगे, कर्ज चुकाने के बाद, मान लो आपने लोन पूरा क्लियर कर दिया है, उसके बाद ही आपको क्या किया जाएगा, श्रेणी 2 में भेजा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया, जब तक आप श्रेणी 1 में हैं आपको कितने रुपए तक की राशि प्रदान की जा सकती है जिला अभिकरण द्वारा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आप श्रेणी 1 में हो तब तक आपको 500 से 10,000 तक की राशि दी जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा जैसे ही आप श्रेणी 2 में पहुंचते हैं आपको कितनी राशि दी जाएगी, 20,000 तक की राशि दी जाएगी। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो निरीक्षण कमेटी है वो कितने महीने बाद आएगी, 6 महीने बाद आएगी। आपके समूह को बने हुए 6 महीने हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप सक्सेसफुल नहीं होते, वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होता, तो क्या होगा, तो क्या आपको आपकी समिति को खत्म कर दिया जाएगा, आपकी सदस्यता खत्म कर दिया जाएगा, या अगले 6 महीने के लिए आपको समय दिया जाएगा। ऐसे कूट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आप डायरेक्ट आंसर करेंगे कि हाँ भाई। अगर आप से सेटिस्फाई नहीं होता है निरीक्षण कमेटी, मतलब आगे 6 महीने के लिए आपको और समय दिया जाएगा और 6 महीने के बाद आप क्या कर सकते हैं, फिर से आपका निरीक्षण करने के लिए आएंगे। या क्वेश्चन में पूछ देगा कि अगर कोई व्यक्ति प्रारंभ से स्वरोजगार समिति का सदस्य नहीं है और बाद में वो इसका सदस्य बनना चाहता है तो क्या वो इसमें शामिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए कंडीशन आपको बता दिया गया है कि यह जो समूह है वो कम से कम 6 महीने तक कार्यरत होनी चाहिए, तभी वह स्वर्ण सहायता समूह का सदस्य में बन सकता है, जा सकता है, वहां भर्ती हो सकता है और डायरेक्ट श्रेणी 1 में वो पहुंच सकता है। आया समझ में? इसी टाइप से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि वह समूह जिसमें सदस्यों की संख्या 20 से अधिक है उसके लिए नियम कानून बनाने का काम या फिर आपका आचार संहिता बनाने का काम कौन करता है, याद होना चाहिए। या आपसे पूछ देगा कि 20 सदस्यों के समूह में उनके लिए नियम कानून बनाने का काम कौन करता है, आचार संहिता बनाने का काम कौन करता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि स्वयं सदस्य ही इसका काम करते हैं। उनके आचार संहिता को क्या कहा जाता है, मैंने जो बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पूरा थ्योरी नहीं याद रखना पड़ेगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। अच्छा है अगर आपको थ्योरी याद रहेगा तभी तो आप ऑब्जेक्टिव बना पाओगे ना। जैसे पीएससी का जब मैं एग्जाम की बात आती है तो मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि आप मेंस करें, क्योंकि मेंस में क्या होता है आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है, एकदम अंदर घुस घुस कर आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है और ऑब्जेक्टिव आपके कहाँ से निकल करके आते हैं, थ्योरी से ही तो निकल के आते हैं ना। तो जब आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से रटा जाएगा मतलब 101% चांसेस है कि आप प्री क्लियर कर ही लेंगे, क्योंकि आप उसी थ्योरी को पढ़ करके गए। साल भर आप मेंस दीजिए, पेपर के 2 महीना पहले आप ऑब्जेक्टिव का घटना चक्र सॉल्व करना चालू कीजिए, आप आराम से क्लियर कर लेंगे। और सबसे अच्छी चीज ये होगी कि आप प्री के साथ साथ मेंस करें। आप प्री कर रहे हैं, प्री के साथ साथ आप मेंस की क्लास भी अटेंड करें। उसमें होगा ये कि प्रे में आपको ऑब्जेक्टिव बेस पे पढ़ाया जाएगा और उसी चीज के बारे में मेंस में आपको डीप में पढ़ाया जाएगा। दोनों की तैयारी साथ में चल रही है, मतलब चांसेस तो है ना कि आपका प्री क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि आप एक साइड पर थ्योरी पढ़ रहे उसी टाइम पर और उसी टाइम पर घर में जाकर आप प्री पढ़ रहे हैं। कम समय में अगर बेस्ट तैयारी करना है ये स्मार्ट वर्क होता है। तो सेम इसके साथ भी वही है, अगर आपको थ्योरी याद हो जाता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाता है, तभी आप ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे।
बाकी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद तो ऑब्जेक्टिव में करवाऊंगी आप लोग को, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर कितनी राशि दी जाती है, कहाँ पर कितनी राशि नहीं दी जाती, ये सारा कुछ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 20,000 तक का लोन देने के बाद आप समूह श्रेणी 3 में पहुंच जाते हैं। श्रेणी 2 में है, तब तक आपको कितना लोन दिया जाएगा? 20,000 का। हाँ, वेरी गुड। 3+ मीन्स कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका 100% चांसेस है आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन हर चीज भाई मेहनत मांगता है ना, मेहनत आपको करना पड़ेगा, तब की बात है। जैसे ही आप 20,000 तक का लोन चुकाते हैं, आप कहाँ पहुंच गए? श्रेणी 3 में पहुंच गए। और जो श्रेणी 3 है, ये सबसे ऊपर का श्रेणी होता है। अगर आप श्रेणी 3 में पहुंच गए हैं, तो वह सबसे अच्छा काम करके लाभ कमा रही है, यह मान लिया जाता है। आपका स्व सहायता समूह मान लो श्रेणी 3 में पहुंच गया है, तो आपके लिए एक क्या बन जाएगा? आपके लिए एक चीज लोगों के मन में ये बन जाएगा धारणा कि यह जो स्व सहायता समूह है, वो सबसे अच्छा काम कर रही है, तभी ये श्रेणी 3 में पहुंच चुकी है। मतलब आपका अच्छे से प्रॉफिट हो रहा है। श्रेणी 3 में पहुंच गई है मतलब क्या? देखो, आपने मान लो 10,000 तक का लोन लिया है, आप 10,000 तक का लोन कैसे चुकाओगे? आप 10,000 तक का लोन तभी चुकाओगे ना जब आपका स्व सहायता समूह अच्छे से काम करेगा। स्व सहायता समूह आपका अच्छे से काम करेगा, तभी आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, तभी आपके पास ज्यादा पैसा आएगा। जब आपके पास ज्यादा पैसा आएगा, तभी तो आप उसका लोन को चुकाओगे, और आप बिल्कुल टाइम पर उसका पैसा को चुका चुके हैं। ये इस बात से क्लियर होता है कि आपकी कमाई हो रही है, आपका लाभ हो रहा है, तभी तो आप उसका पैसा को चुकाए हो ना। उसके बाद और फिर से आप 20,000 का लोन ले लिए और उसको भी आप बिल्कुल टाइम पर चुका दिए। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि आपका जो ग्रुप है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत प्रॉफिट पे चल रहे हो, आप बहुत लाभ पर चल रहे हो, तभी आप बिल्कुल समय पर अपना लोन को क्लियर कर रहे हैं। मान लो कोई समय पर अपना लोन क्लियर नहीं करता है, तो उसके लिए हमारे मन में ये धारणा बन जाती है कि यह स्वयं सहायता समूह जो है लॉस पे जा रही है, मतलब ये स्वयं सहायता समूह का विघटन जल्दी ही हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर आप श्रेणी 3 में पहुंच चुके हैं, मतलब आपके लिए क्लियर यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा कि यह स्व सहायता समूह बहुत अच्छे से काम कर रही है, तभी ये टाइम टू टाइम अपना लोन जो है दे पा रही है। मतलब इसका बहुत अधिक मात्रा में प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में लाभ हो रहा है। समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। यदि स्व सहायता समूह दिए गए समय तक लोन पटाने में असमर्थ होता है, समझना, तो उसे 3 से 6 महीने तक एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। पेन डाउन करेंगे, आपको जितना भी समय दिया गया है आपका पैसा पटाने के लिए, ब्याज पटाने के लिए, तो मान लीजिए आप उतने समय तक पैसा नहीं पटा पाए, तो क्या होगा? तो आपको 3 से 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा कि कम से कम इतने टाइम में आप करके दे दो। इसके बाद भी अगर यह लोन नहीं चुका पाते, इसका मतलब यह होता है कि समूह ज्यादा काम नहीं कर रही है और घाटे पे जा रही है, तो समूह को तोड़ने का काम फिर शुरू हो जाता है। मतलब आप जब लोन पे लोन लोगे, पैसा ही नहीं चुकाओगे, तो आपके समूह पर रहने कौन देगा आपको? मतलब बैंक आपको ऋण देना बंद कर देगी, और बैंक आपको ऋण देना बंद कर दी, मतलब आपका समूह फिर काम कैसे करेगा? मतलब आपका समूह का टूटना चालू हो जाता है। समूह किस बेस पर काम करता है? समूह इसी बेस पर काम करेगा ना जब आपको बैंक ऋण देगी, तभी तो आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे, अपना खुद का बिजनेस तभी तो आप कर पाओगे। उसके लिए जरूरी है कि आपका काम सही से हो, एकदम लाभ पर चले आप। अगर आप घाटे पे चलते हैं, लोन सही समय पर नहीं पटा पाते, मतलब बैंक आपको ऋण देना बंद कर दी। बैंक आपको ऋण देना बंद कर देगी, तो फिर आप काम कैसे करोगे? पैसा कहाँ से लगाओगे? आया समझ में? मतलब अगर आप सही समय पर लोन नहीं चुका पाते, आपको 3 से 6 महीने का समय दिया जाएगा। अगर 3 से 6 महीने में आप सही से काम कर लेते हैं, मतलब सब ठीक। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोन नहीं चुका पाते, मतलब आपके समूह को तोड़ना चालू कर दिया जाएगा। आया समझ में? चलिए, स्व सहायता समूह के प्रकार क्या होते हैं? स्व सहायता समूह आपका 2 प्रकार का होता है। तो स्व सहायता समूह के 2 प्रकार कौन-कौन से होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। क्लियर? अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल जितना पढ़ाया गया है उतना आपको नोट करते चले तो ज्यादा अच्छा है, याद करते चले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चीजें तभी याद होती है जब आप घर में जाकर उसको एक बार रिवाइज करते हैं।